जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीके जीएस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में। लगभग 50 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको ए से लेकर जेड तक हर टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने प्रश्न पे और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है, ममनी महोत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है। ममनी महोत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है। तो ये देखो महोत्सव हैं और त्यौहार हैं आपके जितने भी, इन सभी को और आपके जो नृत्य हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं दोस्त। ये अपने तैयार कर लेना क्योंकि एक एक आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप देखिए यहाँ पे दिया गया है, तो इस प्रश्न का जो जवाब है वो आपका हो जाएगा लद्दाख, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं दोस्त। और चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, कहाँ हुई थी, ये सब जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहले तो आप देखिए इनका जो जन्म है, इनमें से तलवंडी हो जाएगा, जो कि ये पड़ता है पाकिस्तान में। कहाँ? पाकिस्तान में। जिस जगह को आप क्या नाम से जानते हैं, नानकाना नाम से जानते हैं। क्या नाम से? नानकाना नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे और राइटिंग पे मत जाना कोई भी, क्योंकि मेरे फ़ोन की डिस्प्ले टूटी है, मेरे पास पेन भी नहीं है और मैं किसी तरीके से काम चला रहा हूँ। बस ये आपका सपोर्ट है कि मैं लगातार आपके लिए फिर भी क्लास लाता रहता हूँ। और यहाँ पे देखो इनका जो जन्म है वो कब हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 15 अप्रैल 1469, 15 अप्रैल, ठीक है, 15 अप्रैल 1469 में हुआ था। और देखो इनकी जो मृत्यु है वो कहाँ हुई थी, तो वो आप क्या बताएंगे। ये सिख धर्म के पहले गुरु थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। और देखो इनका जो मृत्यु है वो हुआ था कहाँ पर, करतारपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्त? करतारपुर में हुआ था। तो ये भी आप याद रखेंगे, करतारपुर। और ये कहाँ पर, करतारपुर कहाँ पर पड़ता है। तो देखो ये जो जन्म है पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन जो करतारपुर है ये हमारे अपने देश, हमारे प्यारे भारत में पड़ता है। तो ये भी याद रखना। और इनकी जो मृत्यु है वो कौन से सन में हुई थी, तो वो भी याद रखना, 1539 थी। कौन सी थी? 1539 में हुआ था। तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो ये जितना भी है आपने नोट कर लिया होगा। यहाँ पे देखो करतारपुर पहले लिखा हुआ था, ये ध्यान रखना और आपने नोट कर लिया होगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया था। ये देखो आपके लिए ये कैंसर का संस्थान है, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान है और ये आपको पता होना चाहिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे आप इस प्रश्न का जवाब क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा के झज्जर में। कहाँ पर? हरियाणा के झज्जर में किया था। ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है। और ये कब किया था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना 12 फरवरी 2024 में किया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। और एक दोस्त ने मुझे कमेंट में बोला था, डेंजर नाम था, डेंजर भाई ने मुझे बोला था कि आपने भैया 24 सितंबर की जगह 14 सितंबर बता दिया। तो यही होता है कि जल्दबाजी में अगर जो एक्स्ट्रा बताता हूं मैं, और जल्दबाजी में क्योंकि समय कम है तो क्या हो जाता है, कभी कभी 24 की जगह 14 हो जाता है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, मुझसे गलती हुई है, मैंने स्वीकार किया और मैंने कमेंट में रिप्लाई भी दिया है। और यहाँ पे देखो दिया है, सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है। सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है। तो ये देखो आपको यहाँ पे कितना प्रतिशत तेल होता है, कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट होता है, कितना प्रतिशत नमी होता है, कितना उसमें खर मतलब भस्म होती है और कहाँ पर पाया जाता है सबसे ज़्यादा, ये सब पता होना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो नोट करिएगा, मैं आपको एक एक चीज़ बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। देखो सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन होती है, तो 42% सबसे ज़्यादा होती है। दूसरा आपको बताऊं, अगर तेल की बात करेंगे तो तेल होता है 22%। कितना होता है? 22% तेल होता है सोयाबीन के अंदर। और कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो होता है 21%। ये आपको पता है। और देखो अगर आपसे नमी पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, 12% जो है वो होती है नमी। ठीक है, और यहाँ पे आपसे अगर भस्म पूछेगा तो वो होती है 5% जो है वो भस्म होती है। तो ये सब नोट कर लीजिएगा। और चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो मैंने यहाँ पे आपको ये नहीं बताया था कि जो सोयाबीन है ना, ये सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पैदा होता है। कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में। और इस मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इतना ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे बोला गया है
कि किस खनिज का दूसरा नाम भूरा हीरा है। किस खनिज का दूसरा नाम भूरा हीरा है। देखो इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं हमें लगता है कि इनमें से कोई एक सही होगा, लेकिन क्या होगा अगर ये समझ में नहीं आता है तो फिर हम जवाब नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो हो जाएगा लिग्नाइट। लिग्नाइट आपका ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और एक प्रश्न और बनता है कि भारत में लिग्नाइट कहाँ पाया जाता है, सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे। तो याद रखना उसका सही जवाब हो जाएगा आपका तमिलनाडु। कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है। तो आप देखो इतना याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया गया है भारतीय मैराथन धावक मान सिंह ने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में कौन सा मेडल जीता है। देखो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 का है और यहाँ पे देखो खेलों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो भारतीय मैराथन धावक मान सिंह ने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में कौन सा मेडल जीता है। तो आप बताएंगे यहाँ पे आपका स्वर्ण पदक या फिर गोल्ड मेडल। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। इम्पोर्टेंट भैया इसमें क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि भारत जो है वो 73 साल बाद गोल्ड मेडल जीता है। भारत जो है वो एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में 73 साल बाद मेडल जीता है और वो भी गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल जो है वो 73 साल बाद जीता है। तो आप इतना ध्यान रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। एक समुद्री मील की लंबाई कितने मीटर होती है। एक समुद्री मील की जो लंबाई है वो कितने मीटर होती है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि अगर वैसे आपसे पूछा जाएगा कि एक मील जो है वो कितने मीटर के बराबर होता है तो आप क्या बताएंगे। तो आप इजीली बता देंगे 1600 मीटर के बराबर होता है। भाई आर्मी की जो 4 चक्कर होते हैं, एक चक्कर 400 मीटर का होता है ना भाई, एक जो राउंड होता है 400 मीटर का होता है। अब यहाँ पे 4 चक्कर लगवाए जाते हैं, मतलब 1 मील लगवाई जाती है। लेकिन 1 मील जो है वो समुद्री बताना है। यहाँ पे दे रखा है एक समुद्री मील की लंबाई कितने मीटर होती है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो जवाब है वो आपका हो जाएगा 1852 मीटर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछता हूँ कि समुद्र की जो गहराई है वो किससे नापी जाती है तो आप क्या बताएंगे। तो देखो वो भी आप याद रखना, जो समुद्र की गहराई है ना वो फैदोमीटर से नापी जाती है। किससे, फैदोमीटर से। और जब आप मैंने आज देखो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट देखे थे, मेरे भाई बहनों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट मुझे करे हैं, सभी को वाकई में मुझे आज ऐसा लगता है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो मेरी सफल है। और इसीलिए मैं दिल से सभी को थैंक यू, धन्यवाद बोल रहा हूँ। और देखो चलते हैं अपने प्रश्न पे। यहाँ पे दिया है गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की थी। गांधी जी ने पहली बार जो है वो भूख हड़ताल कब की थी। ये आपको क्या पता है, अगर नहीं पता है तो आप नोट करेंगे। ये 1918 में करी थी। कब करी थी, 1918 में करी थी। और कहाँ पर करी थी, क्यों करी थी, तो मैं आपको बताऊं, ये अहमदाबाद मिल मज़दूरों की जो हड़ताल हुई थी उनके समर्थन में की थी। याद रहेगा ना, जो अहमदाबाद में मज़दूर जो मिल मज़दूरों की हड़ताल हुई थी उनके समर्थन में करी थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे देखो दे रखा है कि 1920 में क्या हुआ था, तो इसमें याद रखेंगे असहयोग आंदोलन जो है वो स्टार्ट किया गया था और 1922 में बंद कर दिया गया था। जो चौरा चौरी एक्शन हुआ था, ट्रेन एक्शन जो हुआ था, उस वजह से क्रांति हुई थी। देखो उसका नाम बदल दिया गया, मुझे याद आ गया। जो चौरा चौरी ट्रेन कांड हुआ था उसका नाम बदल के उत्तर प्रदेश सरकार ने चौरा चौरी रेल क्रांति कर दिया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चौरा चौरी क्रांति, देखो यहाँ पे दिया गया है अगले 5 वर्ष में 50 उपग्रह लॉन्च करने की इसरो की योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। देखो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये आपसे अगले 5 साल तक ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगले 5 साल तक की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, इस प्रश्न का जवाब जो है वो हो जाएगा भारत भू खुफिया जानकारी जुटाने के लिए, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे ये ना लिखा हुआ अगर पेपर में पूछा गया तो वहाँ पे हो सकता है लिखा हो राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए। क्या, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए। तो ये दोनों आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है अंग्रेज सरकार ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को कब सम्मानित किया था। पहले तो ये याद रखना कि महात्मा गांधी जी को कैसर-ए-हिंद की जो उपाधि है वो अंग्रेजों ने दी थी। अब कब सम्मानित किया गया था तो ये आपसे पूछा गया है। तो आप क्या बताएंगे। तो याद रखना 1915 में किया था। कब किया था,
1915 में। और देखो एक प्रश्न और पूछा जाता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस लौट के आए थे, तो आप क्या बताएंगे? तो आप याद रखना वो 9 जनवरी 1915 को लौट के आए थे और 9 जनवरी 1915 को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपको देखो याद रहेगा दोस्त। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है महात्मा गांधी एक बार किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे? महात्मा गांधी जी एक बार किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे? तो ये भी देखो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाते हैं। तो आप याद रखेंगे बेलगांव अधिवेशन जो हुआ था, ऑप्शन सी। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो बेलगांव अधिवेशन है ये कब हुआ था, पूछा जा सकता है ना। तो आप याद रखना ये आपका हुआ था 1924 में। कब हुआ था दोस्त? 1924 में हुआ था। तो ये भी आप याद रखेंगे। और मुंबई कोलकाता जो है ये प्रथम और द्वितीय अधिवेशन हुए थे, ये भी आप याद रखना। देखो यहाँ पे दिया गया है बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन है वो किस वर्ष किया गया था? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? यहाँ पे आपका सही जवाब जो है यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा 1957। और देखो डेट मैं आपको ज़रूर बताता हूँ, कल मुझसे गलती हुई है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि 24 सितंबर की जगह मैं 14 सितंबर बताया गया। पूना पैक्ट जो था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में जो हुआ था वो मैंने आपको थोड़ा सा एरर हो गया था मुझसे जल्दबाजी में, वो सिर्फ जल्दबाजी में गलती हुई थी। और देखो यही पेपर के अंदर नहीं करना है, प्रश्न को सही से पढ़ना उसके बाद जवाब करना है। तो यहाँ पे आप याद रखना ये 26 जनवरी को हुआ था। कब? 26 जनवरी को। तो ये भी आप याद रखना 26 जनवरी 1957 सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये जो बलवंत राय मेहता समिति है ये क्यों बनी थी? ये बनी थी इसका जो है वो पंचायती राज से संबंध था। किससे? पंचायती राज्य व्यवस्था जो हुई थी, पंचायती राज व्यवस्था, वो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा गठन किया गया था। ये भी आप याद रखना। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ स्थित है? या फिर झुकी हुई मीनार, ऐसे भी पूछा जाता है। तो लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? ये इटली में है। कहाँ पर है? इटली में। ऑप्शन ए लगा देंगे बिल्कुल सही जवाब, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे पूछा गया है ऊपरकोट बुद्ध गुफाएं गुजरात के किस शहर में मिलेंगी? पहले तो ये याद रखना कि ऊपरकोट जो बुद्ध गुफाएं हैं वो गुजरात में हैं। और यहाँ पे आपसे शहर पूछा है कि किस शहर में मिलेंगी। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो होना चाहिए जूनागढ़, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए लगाएंगे बिल्कुल सही जवाब। और देखो पेपर मैंने कल मुझे मिल गए 1-2, मैंने वहाँ से देखा तो मुझे ये क्वेश्चन कुछ मिले। देखो यहाँ पे दिया गया है राजस्थान के किस जिले में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है? कैसा? ओम आकार का। तो ओम आकार का जो मंदिर है इसका आकार का उद्घाटन किया गया है राजस्थान में किस जिले में किया गया है? तो यहाँ पे आपको ये बताना है। तो ये देखो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये आपके करंट का भी क्वेश्चन है, ऐसे भी आप समझिएगा। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? तो याद रखना वो जिले का नाम है पाली। और अगर आपसे उस जगह का नाम पूछा जाएगा कि ये ज़िला तो पूछ लिया, लेकिन अगर जगह का नाम ऑप्शन में दे दिया गया तो क्या करेंगे? तो याद रखना वो है जार्डन गांव। क्या है? जार्डन गांव। तो ये भी आप याद रखना जार्डन गांव में किया गया है। और अजमेर और जयपुर तो आपको पता ही है कि जयपुर जो है वो आपका पिंक सिटी है। अजमेर में किसकी वो क्या कहते हैं मज़ार, किसकी मज़ार स्थित है बताइएगा। और यहाँ पे देखो दिया है भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रेलवे का जो है वो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आप क्या बताएंगे? राष्ट्रीयकरण कब हुआ था और बोर्ड है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये देखो आपको मैं बताऊं यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपके लिए कुछ। पहले तो ये आप याद रखना कि राष्ट्रीयकरण जो है वो 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में। 1952 में क्या हुआ था? 1952 में ये 6 जोन में विभाजित कर दिया गया था। ये जो जोनल सिस्टम है वो चालू हो गया था। तो याद रखना जो जोनल सिस्टम है वो 1952 में स्टार्ट हो गया था। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा बोर्ड की स्थापना पूछी जाएगी, जो कि मैंने आपको कल बताया था कि 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। तो ये आप बोर्ड भी याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे पूछा गया है आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है? आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है? और ये एसआई के पेपर में पूछ लिया था।
अब आप बताइएगा, अगर आप यहाँ पे इस प्रश्न का जो जवाब है आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है, तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा पुणे। पुणे आपका ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था। चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो किसने किया था। तो यहाँ पे देखो ये आपका बिल्कुल लाइव क्लास चल रहा है और आप सभी का जवाब एकदम से करते जाइएगा, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपको करना है। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा राणा कुंभा। राणा कुंभा ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये कब करा था, तो आपको मैं बता दूँ ये 1440 से 1448 के बीच में हुआ था। कब, 1440, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसे आप नोट कर लीजिएगा, 1440 से 1448 के बीच में किया गया था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और देखो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि आप सभी एक बार प्लीज़ क्या करेंगे, क्लास को लाइक वाला बटन जरूर दबाएंगे। और आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, खूब लाइक किए हैं, भर भर के लाइक किए हैं, भर भर के सब्सक्राइब किए हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है वाकई में। और मैंने इस चीज़ को नोटिस भी किया है, इसलिए मैं अब बहुत कम कहता हूं कि मुझे पता है जितने भी मेरे नए पुराने दोस्त हैं, जो भी मुझसे नए जुड़ते हैं, वो बिना कहे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देते हैं। और यहाँ पर देखो दिया है कि एक झील को ठंड के कारण जमना शुरू होती है। एक झील जो है वो ठंड के कारण जमना शुरू होती है, वह सबसे पहले कहाँ जमेगी, सबसे पहले वो कहाँ जमेगी, ऊपरी सतह में या मध्य सतह में या तल में। तो याद रखना, कभी आपने देखा हो फ्रीजर में एक कटोरे में बर्फ़ जमने के लिए पानी रखना, और वो पूरी तरीके से जब ना जमा हो तो उसे निकाल के देखना, तो वो क्या होता है, उस टिफिन उस कटोरे के ऊपर जो होता है वो जम जाता है और अंदर पानी पानी जैसा मतलब अध जमा रह जाता है। तो कहने का मतलब जो है वो कहाँ जमेगा, सबसे पहले ऊपरी सतह जमेगी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में दे रखा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अब आप कभी भी नहीं भूलेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। कौन से अनुच्छेद में समानता का अधिकार का प्रावधान है। देखो ये अनुच्छेद और भाग मैं आपको जरूर करवाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 120% आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जो आपका बिल्कुल सही जवाब है, ये जो समानता का अधिकार आपका है वो हो जाएगा अनुच्छेद 14 में। और देखो अस्पृश्यता का जो उन्मूलन है, अस्पृश्यता का है, वो अनुच्छेद 17 में दिया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और बोलने की जो स्वतंत्रता है, आपने देखा हो जो पत्रकार लोग होते हैं, ये जो बोलने की स्वतंत्रता या अभिभाषण के व्यक्त करने की जो स्वतंत्रता होती है वो अनुच्छेद 19 में होती है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते, प्रतिबंध है शोषण के विरुद्ध कानून, जो कि 24 में है, ये भी याद रखना। और 20 और 21 में आपके पर्सनल स्वतंत्रता आ जाती है, और 25 से 28 तक आपके धर्म एवं उन धर्म के प्रचार की जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता वो आ जाती है। तो ये देखो सारे के सारे आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 32 में आपको लगभग रोज ही बताता हूँ कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका दिया हुआ है। तो ये देखो पूछे जाएंगे दोस्त। और यहाँ पे देखो दिया है कि प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था। प्रथम भक्ति आंदोलन का जो आयोजन है वो किसने किया था। तो ये देखो ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। इसका हो जाएगा रामानुजन, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा रामानुजाचार्य जी। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। टोटल आपके 22 क्वेश्चन हो चुके हैं, और यहाँ पे क्वेश्चनों की संख्या कितनी है, 50 है। अभी तक जिसने भी लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक वाला बटन जरूर दबा दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर भी कर दें। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। इस क्लास को यार वायरल कराना है, और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो वायरल ये 100% होगी, ये मुझे पता है। देखो यहाँ पे दिया है कि किस राजनीतिक पार्टी द्वारा गांव चलो अभियान की शुरुआत की गई है। देखो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपसे पूछा भी जा सकता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे कि किस राजनीतिक पार्टी द्वारा गांव चलो अभियान की शुरुआत की गई है। तो यहाँ पे हो जाएगा बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है, किस वेद को ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। किस वेद को ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है, तो आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा अर्थवेद को। किस वेद को, अर्थवेद को, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ये आप देखो याद रखेंगे ना, अर्थवेद। और देखो मैं आपको बता दूं,
कि आपसे पूछा जाएगा कि गायत्री मंत्र जो है वो कौन से वेद से लिया गया है। तो गायत्री मंत्र आपका ऋग्वेद से लिया गया है, गायत्री मंत्र आपका ऋग्वेद से लिया गया है। और सत्यमेव जयते जो है वो मंडको उपनिषद से लिया गया है। संगीत जो है वो सामवेद से लिया गया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है, छोटे छोटे प्रश्न आपके बनते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से प्रश्न काफ़ी पूछे जाएंगे। सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है, सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है, ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित राज्यों में जेमू ग्लेशियर किस राज्य में पाया जाता है। यहाँ पे 4 दे रखे हैं, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। और मुझे पता है कि इसमें 100% आप जम्मू कश्मीर लगवाएंगे, क्योंकि जेमू ग्लेशियर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो जम्मू कश्मीर लगा देंगे। लेकिन भाई मेरे, आपका जवाब गलत हो जाएगा, आपका चालान कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सही जवाब है वो आपका सिक्किम ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। और देखो आपका पश्चिम बंगाल यहाँ पे याद रखना दे रखा है, जो कि यहाँ पे आपका सुंदरवन डेल्टा भी है, सुंदरी वृक्ष भी पाए जाते हैं, और गंगा ब्रह्मपुत्र का ये डेल्टा बनाती है, ये भी आप याद रखना। और देखो यहाँ पे दिया है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने किसे हराया था। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पहला आपका हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में, और तीसरा हुआ था 1761 में। अब यहाँ पे आपको तीसरा युद्ध पूछा गया, मतलब 1761 की बात हो रही है, 1761 की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखो अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। पहले युद्ध में क्या हुआ था, पहले युद्ध में जो कि 1526 में हुआ था, इसमें इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध हुआ था। बाबर जो है मैं आपको बताऊं, आक्रांता बाबर जो है ये भारत में जब आया था, इसका पहला युद्ध जो था तो ये 1526 में आया था, और 1526 में इसका युद्ध हुआ था। 1526 में इसका पहला युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था। और दूसरा युद्ध जो है ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, हेमचंद या हेमू, जो कि 1556 में हुआ था। तो इसमें हेमू की हार हुई थी। तो यहाँ पे देखो आपके 3 के 3 युद्ध कंप्लीट हो गए, और इन सभी युद्धों को आप नोट भी करेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। और देखो यहाँ पे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये बड़ा आराम से पूछ लिया जाता है, और हम क्या करते हैं, कभी कभी जवाब इसका गलत कर देते हैं। यहाँ पे पूछा गया है फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, देखो यहाँ पे मैं आपको इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ, और इसको आप क्या करेंगे, नोट भी करेंगे। देखो फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी टोटल होते हैं। कितने, 11 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, ठीक है। पहले तो आप इस चीज़ को याद रखना। दूसरा मैं आपको बता दूं, हॉकी और क्रिकेट, हॉकी और क्रिकेट इन दोनों में भी 11-11 खिलाड़ी खेलते हैं एक टीम में, ये आप याद रखोगे ना। अब देखो यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि 9 खिलाड़ी जो है ना, ये बेसबॉल में होते हैं। किस में होते हैं, बेसबॉल की टीम में होते हैं, ये भी आप याद रखना। और देखो सबसे ज़्यादा रग्बी फुटबॉल पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा रग्बी फुटबॉल पूछा जाता है, क्योंकि ये इसमें क्या होता है, इसमें 15 खिलाड़ी होते हैं, जो कि यहाँ तक हम नहीं सोचते हैं। यहाँ तक हम लोग बहुत कम सोचते हैं कि यार क्या 15 खिलाड़ी भी हो सकते हैं। ऑप्शन में 10, 11 या 9, 8, 7 मिलते हैं, और हम टिक कर देते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। और देखो बास्केटबॉल में भी याद रखना, बास्केटबॉल यहाँ पे रह ही जा रहा है, बेसबॉल बता दिया ना, बास्केटबॉल रह जा रहा है। तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं, 5 खिलाड़ी होते हैं। तो ये भी आप याद रखना। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, एक मिनट, यहाँ पे दिया गया है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान के आधार पर अपनाया गया है। तो मैं आपको बताऊं, देखो एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता ये 2 होते हैं। पहली चीज़ तो ये याद रखना, एकल नागरिकता का मतलब है आपकी जिस देश में रहेंगे वहाँ अगर एकल नागरिकता है तो आपको सिर्फ एक नागरिकता लेके रह सकते हैं। दोहरी नागरिकता जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका में आप अमेरिका और भारत के हैं तो भारतीय, मतलब दोहरी नागरिकता लेके रह सकते हैं। तो यहाँ पे देखो भारत में हमारे सिर्फ एक नागरिकता की, अगर भारत के हो तो भारत में रहोगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका जो यहाँ पे पूछा गया है कि एकल नागरिकता की जो अवधारणा है वो किस देश के संविधान के आधार पर अपनाया गया है। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे आपका यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। तो किंगडम मतलब इंग्लैंड, जो कि ऑप्शन ए दिया गया है, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो 1 मिनट के लिए, मात्र 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए, क्योंकि मैंने आपको बोला है ना मेरा फ़ोन दिक्कत दे जाता है।
यहाँ पे देखो दिया है ट्रेन टू पाकिस्तान किस खेल द्वारा किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ट्रेन टू पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ट्रेन टू पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है। तो ये आप क्या बताएंगे? तो इसका सही जवाब जो आपका है ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह ऑप्शन ए। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये कब प्रकाशित हुई थी, तो आप क्या बताएंगे? भैया एसआई वाले भाई लोगों मेरे प्लीज़, जितने भी कांस्टेबल और एसआई वाले हैं प्लीज़ इसका जवाब करिएगा कि ये कब प्रकाशित हुई थी। अगर नहीं पता है तो आप नोट करिएगा, ये प्रकाशित हुई थी 1956 में। और देखो अगर किसी क्वेश्चन में कोई एरर हो जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर सूचित करेंगे, क्योंकि जल्दबाजी में देखो मैं कोशिश करता हूँ कि 50 क्वेश्चन आपके 30 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म कर दें। देखो यहाँ पे दिया है किस राज्य के किस राज्य के कच्ची खरेक को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। यह भौगोलिक संकेतक होता है। तो यहाँ पे आप बताइए किस राज्य के कच्ची खरेक को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, और जीआई टैग आपको याद होने चाहिए यार। और यहाँ पे देखो आप इसका सही जवाब जो है वो क्या लगाएंगे? गुजरात, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखो उत्तर प्रदेश की आपको याद रखना है तिरंगा बर्फी आपसे जरूर पूछा जाएगा, और ये बनारस की है। कहाँ की? बनारस की तिरंगा बर्फी, और देखो बनारस का पान। तो ये दोनों आप कोई याद कर रहा है मुझे, तो ये देखो आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मुझे पता है मेरा कोई भाई बहन मुझे आप में से याद कर रहा होगा कि 5 बज के क्लास नहीं आया। एक्चुअली क्या था, आज थोड़ा जो मेरे खेत पे काम था सारा ख़त्म हो गया। कल से आपको ठीक 5 बजे क्लास मिल जाया करेगी, और आज ये क्लास थोड़ा हो सकती है कि 6 बजे तक अपलोड कर पाऊँ। देखो यहाँ पे दिया है कि भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी। भारत में प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी, कहाँ से कहाँ तक चली थी, प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी, यहाँ पे सब बताना है आपको। तो याद रखना जो प्रथम रेलगाड़ी है ना उसके द्वारा 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। ये बोरी बंदर है ना, मुंबई से थाड़े के बीच में चली थी, जिसे आप बोल सकते हो बोरी बंदर से थाड़े के बीच में चली थी। तो ये भी आप क्या करेंगे याद रखना, ठीक है। थाड़े के बीच में चली थी, बोरी बंदर से थाड़े के बीच में 16 अप्रैल 1853 को। कब? 16 अप्रैल 1853 को चली थी। तो ये भी देखो याद रखना दोस्त, हो सकता है कि यार पूछ लिया जाए तो आप बिल्कुल। और ये तो देखो इस टाइप के प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाएंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे दिया है तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तुजू दर्रा, देखो कल मैंने आपको सारे दर्राए बताए थे, जितने भी दर्रा थे लगभग 10 दर्रा बताए थे, 10 दर्रा आपको बताए थे। अब आज यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भारत को किस देश से जोड़ता है तुजू दर्रा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे दोस्त मैं उम्मीद यही करता हूँ कि यहाँ पे आप बताएंगे म्यांमार। क्या बताएंगे? म्यांमार। अब देखो ये तुजू दर्रा पड़ता कहाँ है, क्या आपको अब में से किसी को पता है? देखो जितने भी कांस्टेबल एसआई वाले मेरे भाई बहन हैं मुझे इसका जवाब करिएगा। तो याद रखना मणिपुर। कहाँ पर? मणिपुर में पड़ता है। तो ये आप याद रखेंगे ना। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है, सॉल्ट नदी, लवण नदी के नाम से कौन जाना जाता है? तो भारत की लवण नदी के नाम से कौन जाना जाता है? तो इनमें से आपको क्या बताना है? लूनी, जो कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपने नोट कर लिया होगा। और चलते हैं मेरे हीरो अपने अगले प्रश्न की तरफ। जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? देखो ये मैं पता आपको रोज क्यों कराता हूँ, मैं इसीलिए आपको रोज कराता हूँ कि मुझे पता है कि यहाँ से प्रश्न आपसे जरूर घुमा के पूछ लिए जाएंगे। तो याद रखना जबलपुर जो है ना आपका, ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आपसे देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, एक आपसे वो पूछा जाता है गुवाहाटी जो आपका है वो ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित है। गुवाहाटी आपका ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित है, ठीक है। याद रहेगा ना। गोदावरी के किनारे बताओ, गोदावरी के किनारे आपसे पूछा जाता है नासिक। क्या पूछा जाता है? नासिक। तो नासिक जो है वो गोदावरी के किनारे स्थित है। और मैं आपको बता दूं गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त फिर अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। मैटूर बांध किस राज्य में स्थित है? मैटूर बांध किस राज्य में स्थित है? तो मैटूर बांध यहाँ पे पूछ दिया गया है ना, तो आप क्या बताओगे? कौन सी नदी पर स्थित है ये भी बता देना, ठीक है। तो अगर पता है तो ठीक है, आपने कर दिया होगा तमिलनाडु, जो कि ऑप्शन सी में। अब यहाँ पे देखो कौन सी नदी पर स्थित है ये भी आप याद रखना है। ये नदी है कावेरी। कौन सी नदी है?
कावेरी नदी पर स्थित है। क्या आपको याद रहेगा? और देखो कल आपको रिवीजन क्लास मिलेगी, कल संडे है ना, अब कोई छुट्टी नहीं होगी क्योंकि पेपर अगस्त से सितंबर के बीच में हो जाएगा, पूरी उम्मीद है मुझे। और अब आपकी कोई भी छुट्टी नहीं होगी, ठीक है। अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट काम है, मैं देखो अकेला बंदा हूँ, इसलिए हो सकता है कि लेट हो जाऊँ, लेकिन आपको क्लास जरूर मिलेगी। और साथ में आपको मैं बता दूँ, ये 34 नंबर क्वेश्चन आ गया, एक बार 17 पे रुकता हूँ, एक बार 34 पे, सिर्फ इतना कहने के लिए कि मेरी जबान पे माँ सरस्वती विराजमान हो और आपका सिलेक्शन हो जाए। और देखो यहाँ पे एक बार बस प्लीज़ आप अपने भाई को सपोर्ट कर दें यार, लाइक वाला बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं हर किसी से कहता हूँ और मुझे पता है आप इसे इतना शेयर करेंगे, ये क्लास आज पक्का वायरल होगी, ये मुझे पूरा भरोसा है 110%। और आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया कि ये क्लास 50K चल चुकी है, 50,000 बंदे उस क्लास को देख चुके हैं, ये सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट ही है। देखो यहाँ पे आपका जो तमिलनाडु यहाँ पे हो गया, ये आप याद रखना ऑप्शन सी, और कावेरी नदी पर स्थित है, ये भी आपका हो गया। और देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ महाराष्ट्र में कौन सा बांध स्थित है, महाराष्ट्र में तो कोयना बांध जो है आपका है ना, कोयना बांध, तो कोयना बांध याद रखना आपका महाराष्ट्र में स्थित है, तो ये आपको याद रहेगा ना। और देखो हीराकुंड बांध जो है वो आपका उड़ीसा में स्थित है, हीराकुंड बांध जो है आपका उड़ीसा में, और ये कौन सी नदी पर है, तो ये आपका महानदी पर है। कौन सी नदी? महानदी पर है। यही होता है कभी कभी यार, दिमाग से चीज़ें उतर जाती हैं तो ऐसी फीलिंग आती है कि वाकई में मैं भूल गया हूँ लग रहा। अब मैं आपसे पूछता हूँ एक जवाब, एक क्वेश्चन पूछूंगा कि थीन बांध कौन सी नदी पर और कहाँ है? थीन बांध पता है क्या? नहीं पता है तो नोट करो, ये रावी नदी पर है। कौन सी नदी पर? रावी नदी पर। और ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये देखो आपका पठानकोट में पड़ता है। कहाँ पर? पठानकोट में पड़ता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो ये तो इम्पोर्टेंट हो गई क्योंकि यहाँ पे आयुष्मान कार्ड की बात आ गई है। तो यहाँ पे देखो पहले तो ये समझो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कितने आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, आपको 10 लाख तक का इलाज मिलता है और इसका वाकई में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मैं अपने डैडी के साथ लगभग 1 महीने हॉस्पिटल में रहा, मेरे पास ये कार्ड नहीं था, लेकिन इस कार्ड से फ़ायदे जो लाभ हैं वो मैंने देखे हैं कि मैं जाता था 150 रुपये या 200 रुपये, कोई भी जांच अगर डॉक्टर लिखता था तो हर घंटे पे लिखता था, करवा के लाता था, जिसका मुझे 200 से 300 रुपये पे करना होता था। दवा भी लाता था, उसका भी पैसा देना होता था। आयुष्मान अगर कार्ड आपके पास है तो कोई पैसा नहीं देना आपको, चाहे वो दवा 1000 की आए, चाहे वो जाँच आपकी 50,000 की हो, आपका बिल्कुल फ्री इलाज होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। और वो ऐसा नहीं है कि सरकारी में ही, प्राइवेट भी कहीं भी आप करवा सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसका जो अंतर्गत कितने आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं, तो याद रखना 30 करोड़, और जो लक्ष्य है वो है 50 करोड़ जारी करने का। कितना? 50 करोड़। तो यहाँ पे आप याद रखना, यहाँ पे जो सही जवाब है वो आपका 30 करोड़, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। एक सामान्य मनुष्य में खून की मात्रा होती है, एक सामान्य पुरुष में खून की जो मात्रा होती है, ऑप्शन में आपको यही मिलेगा 5 से 6 लीटर, जो कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? कार्ल मार्क्स की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? और ये देखो इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है। और ये मैं आपको यहाँ पे बताऊँ ये कब प्रकाशित हुई थी, तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो आप पहले तो याद रखना कि दास कैपिटल है। कौन सी? दास कैपिटल। अब देखो यहाँ पे प्रकाशित की अगर बात करेंगे कि ये दास कैपिटल प्रकाशित कब हुई थी, तो ये हुई थी 1867 में। कब हुई थी दोस्त? 1867 में। और हिंद स्वराज और मेरे सपनों का भारत, ये किसकी रचना है? तो ये याद रखना, ये हैं हमारे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी की रचना है और इनकी ये इम्पोर्टेंट। और देखो माई एक्सपेरिमेंट विद द तुथ, वो भी याद रखना। और हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत, ये देखो आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्त, आपसे पूछी जा सकती है। देखो यहाँ पे दिया गया है, इस प्रश्न को समझते हैं कि नंदन कानन सेंचुरी किस राज्य में है? नंदन कानन सेंचुरी जो है किस राज्य में है? ये आपको अगर पता है तो आप करिएगा, और नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, तो आप सीधा नोट करेंगे भैया उड़ीसा में है। कहाँ पर? और उड़ीसा में, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका क्या सही जवाब हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, तो अभी मैंने बताया था सुंदरवन की कभी भी बात की जाए, सुंदरवन या सुंदर वृक्ष, सुंदरी वृक्ष, ये सब सुंदरवन का जो डेल्टा वो भी आपका पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। तो ये आपको याद रहेगा ना दोस्त, भूल तो नहीं जाओगे ना। काजीरंगा कहाँ है बताओ? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपका असम में पड़ता है। काजीरंगा आपका असम में।
एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है। और देखो यहाँ पे दिया गया है कौन सी मिट्टी रेगुर मिट्टी के नाम से जानी जाती है, कौन सी मिट्टी रेगुर मिट्टी के नाम से जानी जाती है। ये मिट्टी जो है ना, ये कपास की खेती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, मतलब बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है काली मिट्टी, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो रेगुर मिट्टी जो है ना, वो आपकी काली मिट्टी का दूसरा नाम है, ऐसे आप याद रखेंगे और ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और कपास की खेती के लिए भी याद रखना। देखो यहाँ पे दिया गया है कि जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके तहत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके तहत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। ये देखो आपके इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो ऊतक जब आया ना, तो सीधा लगा देना आँखें बंद करके यार, ऊतक विज्ञान। और ब्रह्मांड का अध्ययन ब्रह्मांड विज्ञान, यहाँ पे सीधा यहाँ से याद रखना, ठीक है। और देखो साइटोलॉजी जो है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, साइटोलॉजी। तो ये देखो थोड़ा भैया कठिन हो गया है, और ये खास तौर पे एसआई वालों से पूछ रहा हूँ मैं कि साइटोलॉजी है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसमें ना दोस्त कोशिका का अध्ययन किया जाता है। किसका, कोशिका के विज्ञान का जो अध्ययन है, कोशिका का अध्ययन जो है वो आपके साइटोलॉजी में किया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान कौन सा है। भारत में कानून बनाने का सर्वोच्च संस्थान जो है वो कौन सा है, तो याद रखना वो है भारत की संसद। संसद आप याद रखेंगे। और देखो भारत की संसद का नाम संसद ही है, लेकिन जापान की संसद भी पूछी जाती है कि जापान की संसद का नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे, डायट नाम होता है। क्या होता है, डायट, ठीक है। अमेरिका की संसद का नाम क्या है, अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस होता है। क्या होता है, कांग्रेस। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चंद्रशेखर आज़ाद जी पुलिस मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे। चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हैं वो पुलिस मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे। पहले तो इनके सम्मान के लिए एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर टाइप करेंगे। हम जितने भी क्लास को देख रहे हैं सभी लोग जय हिंद हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए 110% टाइप करेंगे। और देखो आज मैं भूल गया पीडीएफ के लिए कहना, कि जिसको भी पीडीएफ चाहिए ना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बस क्या करेंगे, पीडीएफ लिख के सेंड कर देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। और बाद बाकी मैं कमेंट बॉक्स में खुद अपनी आईडी से शिवम पटेल नाम से लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। देखो यहाँ पे याद रखना कि वो कौन सा पार्क था, वो था अल्फ्रेड पार्क। और ये अल्फ्रेड पार्क जो है ये कहाँ पर है, अल्फ्रेड पार्क जो है ये कहाँ पर है, और ये कब शहीद हुए थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना पहले तो ये प्रयाग में पड़ता है। कहाँ, प्रयागराज मतलब इलाहाबाद में पड़ता है। पहली चीज़ ये आप याद रखोगे ना। ये कब शहीद हुए थे, तो 23 फरवरी 1931। कब, 23 फरवरी 1931 को शहीद हुए थे। तो ये आप याद रखेंगे। और ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है बताओ, ये आपका कानपुर में है। कहाँ है, कानपुर में। और जैतून पार्क तो है ही नहीं यार, ये तो मैंने बस ऐसे ही लिख दिया। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। असम ने किसे आधिकारिक राज्य फल के रूप में नामित किया है। ये प्रश्न मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। असम ने किसे आधिकारिक राज्य फल के रूप में नामित किया है, तो ये था काजी नींबू। ये मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, मुझे याद है। और मैंने नींबू से आपको बताया था कि नींबू याद रखना, ठीक है। ये क्या है, ये काजी नींबू जो है ये नींबू है। क्या है, नींबू है। तो ये आप याद रखना। और ये असम ने आधिकारिक राज्य फल के रूप में नामित किया है। तो चलते हैं, इसकी खुशबू और जैसा कि मैंने देखा ये सब ना बहुत ही अलग है, और इसलिए ये राजकीय फल मतलब आधिकारिक राज्य फल घोषित किया गया है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी। देखो ये आपके आरपीएफ में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्त। अब यहाँ पे आप बताइएगा कि कहाँ हुई थी, तो हम बताएंगे लखनऊ में हुई थी। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि कब हुई थी, किसने की थी, आप क्या जवाब दोगे। तो याद रखना 11 अप्रैल 1936। क्या, 11 अप्रैल 1936 याद रहेगा ना। 11 अप्रैल 1936 को स्थापना हुई थी। किसने की थी, तो ये की थी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। किसने, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऐसे याद रखोगे ना, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे देखो अब तो भैया फंस गए, क्योंकि इनमें से समझ नहीं आ रहा हमें। तो बिल्कुल सही बात है, अगर नहीं पता है तो याद रखना कटक। कटक मीन्स उड़ीसा। कटक कहाँ है, उड़ीसा में।
याद रहेगा ना, कटक मीन्स उड़ीसा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ कब था, क्या आपको पता है? देखो एक चीज़ याद रखना कि चंद्रशेखर आज़ाद जी जब मुठभेड़ में शहीद हुए थे, कब हुए थे? 23 फरवरी 1931 को। तो सुभाष चंद्र बोस जी जो है इनका भी जन्म कब हुआ था? 23 सॉरी माफ़ी चाहते हैं, 23 जनवरी 1897, 23 जनवरी 1897, याद रहेगा ना। वो 23 फरवरी को शहीद हुए थे और ये 23 जनवरी को जन्म हुआ था, लेकिन वो 1931 और ये 1897। तो 23 जनवरी और फरवरी आपको यहाँ से याद रहेगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वेद समाज की स्थापना कब हुई थी? वेद समाज की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? वेद समाज की स्थापना किसने की थी, कहाँ की थी? पता है क्या आपको? नहीं पता है तो आप देखो लिखते जाओ मेरे दोस्त, लिखते जाओ सभी प्रश्नों को। तो वेद समाज की जो स्थापना है ना वो पूछेगा तो आप बता देंगे 1864। कब हुई थी? 1864 आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। किसने की थी? केशव चंद्र सेन। किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने की थी। तो केशव चंद्र सेन को आप याद रखेंगे कहाँ पर? मद्रास में। मद्रास कहाँ पड़ता है? चेन्नई में। कहाँ पड़ता है? चेन्नई में। तो इतना आप याद रखोगे ना, भूल तो नहीं जाओगे। और देखो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? क्या आपको पता है? नहीं पता है तो याद रखना 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी, याद रहेगा ना। अब देखो यहाँ पे मैं बताऊँ 1828 में क्या हुआ था? ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। किसने की थी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ब्रह्म समाज और आर्य समाज मैंने आपको कम से कम 20 बार बताया है और मैं यही चाहता हूं कि हो सकता है आप अगर नए जुड़े हैं तो कोई बात नहीं, आप और क्लासों को देखिएगा। आपको बहुत ज़्यादा, एक दोस्त ने आज मुझे कमेंट किया कि भैया आपके साथ में मुझे पढ़ के ना मेरा जीके जीएस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। जब मुझे पता है मेरा यूट्यूबर बनने का कोई सपना नहीं है, कोई शौक़ नहीं है मुझे, लेकिन मैंने जब मैं चैनल बना रहा था तो एक यूट्यूबर को मैंने कहते हुए सुना था कि जिस दिन आपके कमेंट बॉक्स में ये आ जाए एक कमेंट कि बहुत अच्छा या गुड या वेरी गुड, तो समझ जाना कि आप लोगों को समझ आ रहे हैं। तो जब इस प्रकार से आप मुझे कमेंट करते हैं तो मेरा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मुझे लगता है कि वाकई में अब मैं आपको समझा सकता हूँ, तो मैं अच्छा और भी कंटेंट लाने के लिए कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे दिया है, बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील कानून कहा गया था। ये ऐसा कानून था कि अंग्रेज क्या करते थे? पकड़ते थे और सीधा जेल में। क्यों पकड़ रहे हैं, क्यों जेल डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं बताते थे। कोई केस नहीं है फिर भी जेल जाओ, ये ऐसा कानून था। मतलब कि कहते हैं ना कि अंधा कानून, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आप, ये कौन सा कानून था? रॉलेट एक्ट, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। और ये देखो कहते हैं ना यार, ये लुटेरे थे, ये लूटने आए थे, ये हर तरीके से अत्याचार कर रहे थे। यह है कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, ये कथन किसका है? मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, ये कथन किसका है? तो ये कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। ये किसका है? जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। और ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे दिया गया है, किस केंद्रीय मंत्री ने हैदराबाद के सलार जंग संग्रहालय में 5 नई गैलरी का उद्घाटन किया है? देखो जो क्लास छोड़ चुके होंगे दोस्त, क्या ये प्रश्न उन्हें मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है। और यहाँ पे आप क्या बताएंगे? यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा जी किशन रेड्डी, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो चलते हैं दोस्त अब अपने लास्ट क्वेश्चन पे। और ये आज की क्लास का लास्ट है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। ये लास्ट क्वेश्चन है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब हो वो हो जाएगा ए ओ ह्यूम जी, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल और राइट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास में जुड़ने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।